हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एक न्यू ड्रामा लेकर आई हूँ जिसकी कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलो कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक गांव में जिसमें एक बूढ़ा आदमी होता है जो अपनी जान लेने की कोशिश कर रहा होता है, जिसका नाम और कोई नहीं आरिज होता है। इस कहानी का ये मेन लीड होता है। उसका बेटा आकर कहता है कि पापा आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। उसके बेटे का नाम एहान होता है। वो कहता है पापा आप ऐसा मत करिए, मत मरिए। अगर आप मर जाएंगे तो मेरा क्या होगा, आप प्लीज जिंदा रहिए। वह कहता है कि मैं भूख के मारे मर जाऊंगा, इससे अच्छा है कि मैं ऐसे ही मर जाऊं, मैं जी के करूंगा ही क्या। एहान कहता है कि पापा आप सेना में चले जाइए, वार कीजिए। पर उसका बेटा कहता है कि अगर आप वॉर में चले जाएंगे तो आपको एक अच्छी और खूबसूरत बीवी मिल जाएगी, आप उससे शादी कर लीजिएगा। जिस पर उसके पापा कहते हैं कि क्या। अब वहां पर एक सिस्टम ऑन हो जाता है और कहता है कि अच्छी और खूबसूरत लड़की से शादी करिए और उसका रिवॉर्ड पाए। जिस पर वो सोचता है कि इस बुढ़े आदमी के शरीर में मैं आ गया हूँ, मैं क्या करूँगा, मुझे बीवी भी मिलेगी तो कैसे मिलेगी, इस शरीर के साथ में मैं जी भी नहीं पाऊंगा, मैं तो बहुत जल्द मर जाऊंगा। और उसका बेटा भी रुका हुआ होता है और टाइम और सब कुछ पूरी तरीके से रुका हुआ होता है। वह कहता है कि ये बेवकूफ़ लड़का जो कि अपने ही पाप को मानना चाहता है कितना बुरा है। अब वो सिस्टम से कहता है कि सिस्टम प्लीज़ मुझे पहले से ही एक मौका दे दो ना, मैं ताकि एक अच्छी सी बीवी पा सकता हूँ। जिस पर सिस्टम उसे मौका दे देता है और सारी पावर आने लग जाती है, जिससे वह जल्दी से जल्दी अपने बेटे को रिलीज करता है और कहता है कि ठीक है चलो मैं शादी करने को तैयार हूँ। यहाँ दूसरी तरफ खूब सारी लड़कियां भी होती है। उसकी वाइफ यानी कि एहान की वाइफ वहीं पर होती है जो कि आरिस की बहू होती है। उसका नाम माया होता है। वह कहती है कि तुम अपने पापा को लेकर आए हो कि नहीं आए हो, अगर तुम अपने पापा को नहीं लेकर आए हो तो उनकी जगह तुम्हें फौज में जाना पड़ेगा। वहीं पर सेनापति भी गार्ड होता है। वो कहता है कि अगर तुम्हारे पापा नहीं आए तो उनकी जगह तुम्हें जाना पड़ेगा लड़ने के लिए। जिस पर वो कहता है कि नहीं नहीं मैं लेकर आया हूँ। अब आरिस वहां पर आता है तो आकर देखता है कि चार बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़कियां वहां पर बैठी हुई होती है, जिसमें से पहली वाली का नाम जोया होता है, तो दूसरी वाले का नाम लियाना, तीसरी वाले का नाम नायला और चौथी वाले का नाम स्वीटी होता है। चारों ही बहुत खूबसूरत होती है। अब उसका दोस्त आकर कहता है कि अरे क्या कर रहे हो तुम इतने बुढ़े हो चुके हो, इतने बुढ़ापे में लड़कियां चूज करोगे, जल्दी से हट जाओ यहाँ से। जिस पर आरिस कहता है कि अरे तुम हटो यहाँ से, मुझे लड़कियां चूज करने दो। और वह कहता है कि चलो जल्दी से इनमें से एक बीवी चूज करो। जिस पर आरिस देखता है और सोचता है कि इतनी सारी खूबसूरत लड़कियां, कौन ही बेवकूफ होगा जो इन जैसी खूबसूरत लड़कियों को जाने देगा, कोई गधाई होगा, ये तो एक्ट्रेस से भी ज्यादा खूबसूरत है। अब आरिस कहता है कि मैं इन चारों को चूज करता हूँ। जिस पर वह सारी लड़कियां डर जाती है और कहने लग जाती है कि मैं अच्छी नहीं हूँ, तुम दूसरी वाली को चूज कर लो। दूसरी वाली कहती है कि नहीं नहीं मैं बीमार हूँ, किसी और को चूज कर लो। और सोचती है कि अरे ये तो 80 साल का बुढ़ा है, भला इससे कौन ही शादी करना चाहेगा, इसके साथ रहेंगे तो हम भूखे ही मर जाएंगे, ये हमें ना ही चूज करे तो अच्छा रहेगा। बाकी सब कहते हैं कि इतनी खूबसूरत और इतनी सारी लड़कियां लेके क्या करोगे, वैसे भी ये सारी पतली दुबली है, ये सब तुम्हारे किसी काम आने तो वाली है नहीं, पतली दुबली है कुछ नहीं कर पाएगी, तुम्हें तो अच्छी और मोटी ताजी एक आध कोई चूज करना चाहिए, इतनी सारी चूज करोगे तो इनका खाना कपड़ा इन सब का खर्चा कैसे उठाओगे। सभी मना करने लग जाते हैं। जिस पर आरिस कहता है कि बकवास बंद करो। एहान कहता है कि पापा आप तो रहने ही दो, आपकी जगह तो मैं ही चूज कर लेता हूँ। और उन सारी लड़कियों को देखता है और देख कर कहता है कि मैं दूसरी वाली को चूज कर रहा हूँ, मुझे तो यही ठीक लग रही है, क्यों ना मैं तुम्हारे लिए इसी को चूज कर लेता हूँ। और उठ करके कहता है कि मेरे बाप के मरने के बाद मैं तुझे अपनी मिस्ट्रेस बना लूंगा। और उसे जैसे ही पकड़ने वाला होता है आरिस अब अपने बेटे को डंडे से मारता है और कहता है कि भला किसी बेटे ने अपने बाप के लिए कोई लड़की चूज की है, चल हट यहाँ से, मैं अपने लिए खुद ही चूज करूंगा। और चारों को ही कहता है कि मैं इन चारों को ही चूज करूंगा, भले ही तुम्हें मानना हो या ना मानना हो, अगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं जंग पे नहीं जाऊंगा और ना ही लड़ूंगा। जिस पर बाकी सब कहते हैं कि ठीक है। वहां का सैनिक कहता है कि अच्छा अच्छा चूज कर लो, चारों को ही चूज कर लो, लेकिन याद रखना वॉर में अगर तुम हार गए या मर गए तो वो तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, ठीक है, जितना हो सके मजे कर लो। अब बेचारा रेहान और उसकी वाइफ माया दोनों ही बहुत सारा खाना पीने का सामान उठा करके लाना पड़ जाता है और बहुत बेचारे थक भी जाते हैं। जिस पर एरिस कहता है कि मैं अपनी चारों बीवियों के लिए एक सबसे अच्छा रूम लेना चाहता हूँ, तुम कोई भी फालतू सा रूम उठा लो या लकड़ियों वाला वही रूम देख लो जिसमें मैं रहा करता था। जिस पर वह कहता है कि पापा आप कैसी बातें कर रहे हो, मैं तो सोच रहा हूँ कि इस साल मैं और मेरी वाइफ एक बच्चा प्लान करें, आप ऐसा कैसे कर सकते हो। जिस पर आरिस कहता है कि तुम ही लोग तो कह रहे थे कि मैं वॉर में चला जाऊँ,
तो अब तुम लोग चुपचाप मेरी बात मान क्यों नहीं लेते हो। जिस पर माया सोचती है कि अरे वाह, बस जंग में ही तो जा रहा है, इसमें इतना ज़्यादा अपने आप को बड़ा समझने की बात क्या है, अपने आप को समझता क्या है, कहीं का सुल्तान है क्या। जिस पर ये सारी की सारी बातें आरिस सुन लेता है और उसे थप्पड़ लगा देता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ऐसी बकवास करने की कि मैं जंग पे जा रहा हूँ या क्या हो जा रहा हूँ। मुझे तो लगता है कि मेरे जंग पे जाने के लिए मेरे बेटे को ये आइडिया तुमने ही दिया होगा, और उसे खूब ज़्यादा सुना देता है। जिस पर वो कुछ कहने ही वाली होती है और गुस्सा होती है तो उसका हस्बैंड उसे रोक लेता है और कहता है कि जल्दी जंग स्टार्ट होने वाली है, मेरे पापा चले जाएंगे और कभी वापस नहीं आएंगे, और उसे मना करके वहाँ से लेकर चला जाता है। अब वो सारी की सारी लड़कियां अपना इंट्रोडक्शन देने लग जाती है, जिसमें वो सेकंड वाली कहती है कि मेरा नाम लियाना है और मैं बहुत ही अच्छी ट्विटर हूँ और एक अच्छे खानदान में पढ़ाया करती थी। जिस पर उसके बारे में सिस्टम आकर बताता है कि ये इस पूरे शहर की सबसे अच्छी होनहार लड़की है, इससे ज़्यादा अच्छी लड़की कोई हो ही नहीं सकती है। जिस पर वो सोचता है कि अरे वाह, मुझे तो सोना हाथ लग गया है। अब इसके बाद में स्वीटी का नंबर आ जाता है, वो 4th नंबर होती है और कहती है कि मैं मेडिसिन के बारे में बहुत कुछ जानती हूँ। जिस पर वो सोचता है कि अरे वाह, कितनी जानकार लड़की है। और उसकी 2 और बहनें भी होती है जिसका नाम जोया और नायला होता है, वह दोनों भी उसकी छोटी बहन ही होती है। जिस पर वह कहते हैं कि ये दोनों मेरी अच्छी बहन है, लेकिन जोया तो उसकी बिल्कुल भी तरफ देखती नहीं है और ध्यान नहीं देती है। बाकी सब झुककर कहती है कि आप जो भी कहेंगे हम वो लोग बातें मान लेंगे। वो लोग कहती है कि आपने हमारी जान बचाई है, हमारी परवाह की है, आप ही थे जिन्होंने हमारी परवाह करके हमें यहाँ लेकर आए, वरना वहाँ शहर में तो हमें कोई अंदर भी नहीं आने देता था, ना ही कोई परवाह करता था। आप ही हो जिन्होंने हमें बचाया है, हम सब आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और सब शुक्रिया अदा करने लग जाती है, लेकिन जोया है जो वहाँ पर खड़ी रहती है, उसकी बहन कहने लग जाती है कि अरे नीचे आकर बैठ जाओ। जिस पर वो भी बैठ जाती है और कहती है कि आपने जो भी कहा है मैं वो सारी बातें मान लूंगी, लेकिन गुस्से में ही रहती है। जिस पर वो कहता है कि अरे अरे, मैं तुम लोगों के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करने वाला हूँ, बल्कि हम लोग तो प्यार मोहब्बत और इज्जत से साथ में रहेंगे। जिसे सुनने के बाद वो सभी लोग बहुत खुश हो जाती है और खुशी से कहती है कि अच्छा ऐसी बात है क्या। बाकी सारी लड़कियां कहती है कि आपकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, हमें तो जल्दी करनी चाहिए वरना आपके बच्चे नहीं हो पाएंगे। वह कहता है कि अरे नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और जाकर खाना बनाने की तैयारी करता है। अब वह खाना इतनी स्टाइल में बनाता है कि सब्जी को इतनी अच्छी तरीके से काटता है और स्टाइल मारता है कि बाकी सारी की सारी लड़कियां खुश हो जाती हैं। और जब वो खाना बना रहा होता है तो सारी लड़कियां उसके लिए हवा करने लग जाती है और पानी पिलाने लग जाती है और सेवा में लगी रहती है कि सर ये लीजिए वो लीजिए। जिस पर जोया सोचती है कि कितने ड्रामे कर रहे हैं ये लोग, इसके आगे ऐसे झुक रहे हैं जैसा कोई और आदमी मिलेगा ही नहीं, बुढ़ा ही तो है, भला क्या कर लेगा। अब वो कहता है कि चलो मैं जल्दी से सबके लिए खाना तैयार कर देता हूँ, पर जोया है उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है। अब वो कहता है कि मैं अपने घर की औरतों को और मर्दों को बराबर का हिस्सा देता हूँ और दर्जा देता हूँ, सभी लोग आकर के बैठ जाओ और खाना खाना स्टार्ट करो। वो लड़कियां खुश हो जाती है और जब फटाफट आकर के खाना बैठ जाती है। जब वो खाना खाती है तो उन्हें खाना इतना पसंद आता है, इतना डिलीशियस खाना खाती है वो पहली बार, कि वो कहती है कि अरे वाह, इतना अच्छा खाना तो हमने कभी महल के आसपास या महल में भी नहीं खाया होगा, और बहुत खुश होती है। जिस पर वो सोचता है कि अरे वाह, इन लोगों को मेरी कुकिंग स्किल पसंद आ गई है। अब उसका बेटा आहान आता है और आकर कहता है कि पापा आपने मेरे बगैर ही सारा खाना खा लिया है, और वो भी इतना सारा अच्छा खाना, मीट वगैरह, मुझे तो कुछ खाने को मिला ही नहीं है। जिस पर उसके पापा कहते हैं कि रखा है ना, वो देखो। एहान देखता है कि वो तो कुत्तों का खाना है और कहता है कि पापा ये तो कुत्तों का खाना है। जिस पर वह कहता है कि अच्छा, जब मैं भी तो पहले उसी में ही खाया करता था, तुम लोग मुझे लकड़ी की छोटी सी जगह पर रहने के लिए कहते थे, मैं तब वहाँ पर रहता था ना। जिस पर वह कहता है कि पापा ऐसा सलूक मत करो, वो तो कुत्तों का खाना है। जिस पर वो कहता है कि तुम भी तो मुझे देते थे ना। जिस पर वह कहता है कि पापा मैं आपका सगा बेटा हूँ ना। पर वो कहता है कि हो तो क्या करूँ, अब चले जाओ यहाँ से। अब उसका बेटा कहता है कि ठीक है ठीक है ठीक है, अब वॉर शुरू हो जाने दो बुड्ढे, फिर मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। अब यहाँ पर खाना वाना खाने के बाद में आरिस आराम से सो रहा होता है। उसके पास में जोया आकर कहती है कि मैं आपकी सेवा करने आई हूँ, मुझे एक बार सेवा करने का मौका दीजिए। और तब तो बेटा वो तो शुरू हो जाते हैं। इसके बाद में बाहर से तीनों लड़कियां देखती है और सोचती है कि ये इतना ज़्यादा जवानी कैसे सड़ रहा है। उसका बेटा और बहू भी आ जाते हैं और दोनों कहते हैं कि पापा क्या कर रहे हैं। गाँव के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और आकर कहते हैं कि देखो तो सही, ये अभी से ही अपनी जवानी झाड़ रहा है। और सभी लोग बातें बनाने लग जाते हैं कि हम तो कॉन्ग्रेचुलेशन
क्वेश्चन करने आए थे 4-4 बीवियां होने पर ये बंदा तो अभी से शुरू हो चुका है। जोया कहती है कि अरे वाह, तुम तो बहुत जवान हो चुके हो। जिस पर वो सोचता है कि लगता है सिस्टम ने इफेक्ट दिखा दिया है। जिस पर लियाना वहां पर आती है और आकर कहती है कि मुझे आपको देखने आई थी। जिस पर वो कहता है कि देखना क्या है, तुम भी शुरू हो जाओ, और उसके साथ भी शुरू हो जाता है। तो बाकी सब कहते हैं कि अरे ये बंदा पागल हो गया है क्या, कल वॉर में जाना है, और सारी बकवास किए जा रहे होते हैं। अब चूंकि वो बूढ़ा होता है तो सभी लोग उसकी मर्दानगी पे शक करने लग जाते हैं। तो वो बाहर आता है और 2 कपड़े दिखाकर कहता है कि मैं मर्द हूँ, देख लो। और तुम्हें किसने कहा है कि मैं जवान नहीं रहा हूँ, मैं बहुत जवान हूँ। बाकी सबके तो मुंह ही बंद हो जाते हैं। और वो बाकी लड़कियों से भी कहता है कि तुम दोनों भी अंदर आ जाओ, और उन चारों को ही अंदर लेकर चला जाता है। बाकी सब कहते हैं कि सब कुछ क्या हो रहा है। उसकी बहू कहती है कि कौन सी दवाई पिलाई है इन्हें जो इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। वो कहता है कि मुझे क्या पता है, मैंने तो ना कुछ किया है। अब जंगल की तरफ रोशनी चमकते हुए देखकर वो लोग डर जाते हैं और सभी लोग वहां से भाग जाते हैं। उसका बेटा और बहू कहते हैं कि जल्दी भागो, लोग आ जाएंगे, दुश्मन आके हम पे हमला कर देंगे, और सब वहां से भाग जाते हैं। अब सुबह हो जाती है और एक नया बंदा ही बाहर निकलता है जो और कोई नहीं आरिज ही होता है। अब वो बहुत ही ज्यादा जवान हो चुका होता है। सिस्टम आकर उससे कहता है कि आपके सारे सिस्टम खुल चुके हैं, आपकी पूरी बॉडी अब एक नई बन चुकी है और सारे के सारे आपके बॉडी पुर्जे काम करने लग जाएंगे अच्छी तरीके से। जिस पर वो सोचता है कि हाँ, मुझे तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बीवियां मिली है। अब उसकी सारी बीवियां बाहर आती है और कहती है कि हस्बैंड तुम तो बहुत ही बहादुर हो, और उसकी खूब तारीफें करती है। जिस पर वो कहती है तुम सब कितनी प्यारी हो। अब जो जोया सबसे ज्यादा शर्मीली थी, अब वही ज्यादा उसके प्यार में पड़ जाती है। सभी लोग उसके प्यार में खूब पड़ी हुई रहती हैं। अब वो कहता है कि गांव वाले पता नहीं कहाँ चले गए, कल रात को तो इतना शोर मचा रहे थे कि कहाँ पर है, ये क्या कर रहा है, इतना ज्यादा मेरे स्टैंड के बारे में पूछ रहे थे। अब कहाँ चले गए हैं, मैं चलो जाके सबको सबक सिखाता हूँ। और ये मेरा बेवकूफ बेटा कहाँ पर है। और जल्दी से तीर निकाल करके कहता है कि अभी सबको मजा चखाता हूँ, और जाकर के वार करने ही वाला होता है। उसकी वाइफ कहती है कि अरे वाह, आप तो बहुत स्ट्रांग है, आपको सब कुछ आता है। वो जाने ही वाला होता है कि सामने से एक जनरल आ जाती है घोड़े पे सवार। वो बहुत ही ज्यादा जख्मी होती है और जाकर के सीधा आकर के आरिस की बाहों में गिरती है। वो कहती है कि प्लीज मुझे बचा लो, मेनलैंड की तरफ से हमला हो चुका है। वो बहुत ज्यादा जख्मी होती है। वो कहता है ये तो एक औरत है। अब उन लोगों को पता चलता है कि इस गांव के सभी लोग भाग चुके हैं। कल रात को जो रोशनी दिखी थी वो और कोई नहीं उन लोगों की थी, बैंडिटों की, जिसे देखकर सब लोग भाग गए थे। वो लोग कहते हैं कि हमें सब लोग ऐसे कैसे छोड़ के भाग सकते हैं, हमें बताना तो चाहिए था ना। जिस पर वो कहते हैं कि क्या हम भी भाग चले। जिस पर आरिस कहता है कि इस लड़की को इस तरह से छोड़ के हम नहीं भाग सकते हैं। वो लड़की जिसका नाम नैना है, वो कहती है कि मैं देश की सेवा करती हूँ और मैं देश के लिए ही जान देना चाहती हूँ। मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ ताकि लोगों को देख सको कोई भागा या नहीं भागा। अगर कोई बच गया है तो मैं उसे छोड़ना चाहती हूँ, उसकी मदद करना चाहती हूँ। जिस पर आरिस कहता है कि तुम कितनी अच्छी औरत हो, बाकी सबकी भलाई के लिए अपनी जान देने को तैयार हो। और अपनी चारों बीवियों से कहता है कि इसको अंदर लेके जाओ और इसका ख्याल रखो। और अपनी बाकी बची हुई बीवियों से कहता है कि मैं जा करके उन लोगों को सबक सिखाऊंगा और उन्हें मार डालूंगा ताकि वो लोग हम पर हमला नहीं कर सके। और अपनी सारी बीवियों को अंदर भेज देता है और वहां से जा ही रहा होता है कि उसे चीखने की आवाज आती है। अंदर बैंडिटों ने उसकी बीवियों को पकड़ रखा हुआ होता है और सबको बुरी तरीके से मार मार के बाहर लेकर आ रहे होते हैं। बैंडिटों का सरदार कहता है कि गांव में जितने भी मर्द दिखाई दे उन सभी को मार डालो और जो भी औरतें हैं उन्हें पकड़ के लेके आ जाओ। इतनी खूबसूरत लड़कियां मिली है, मैं तो इनसे बहुत खुश हो चुका हूँ। और बहुत खुश हो रहा होता है कि उसके सामने आरिस आ जाता है। आरिस कहता है कि मेरी बीवियों को छोड़ दो। जिस पर वो कहता है कि एक बंदा हमारे सामने आके बोल रहा है, इसकी इतनी हिम्मत। और सबको कहता है कि चलो इसे मार डालो। और सब लोग उसे मारने के लिए हंसने लग जाते हैं और सब उसे मारने से पहले उसकी बीवियों को ही चाकू मार देते हैं। जिस पर वो बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो जाती है और कहते हैं कि देखा हम लोग कितने खतरनाक हैं। वो कहता है छोड़ो मेरी बीवियों को। जिस पर वो कहते हैं कि चलो पहले इस आदमी को ही मार डालो। जिस पर आरिस जल्दी से एक तीर चला देता है जो सीधा उन लोगों पे जाके लगता है और बैंडिटों के सरदार को ही लग जाता है। जिस पर वो कहते हैं कि अरे वाह, पहले ही शॉट में बैंडिटों के सरदार को मार डाला, बाकी सबको भी मारने लग जाता है। वो कहता है कि हमला करो। जब सभी लोग आने लग जाते हैं तो वो तीर ही तीर चलाने लग जाता है कि सभी लोग मारे जाते हैं। जब उसके पास तीर खत्म हो जाते हैं तो लोगों को लगता है कि अब तो हार ही जाएगा, लेकिन वो अपना धनुष ही उसके अंदर घुसा देता है और बचे हुए आदमी को चाकू से मार डालता है। सबको मारने के बाद में वो कहता है कि देखो मैं जीत चुका हूँ। सभी लोग बहुत खुश होते हैं कि देखा इसने सबको मार डाला है।
अब सब लोग उसे गले लगाने लग जाती है और रोते हुए कहती है कि तुम आ गए, अगर तुम नहीं आते तो हमारा क्या होता। यहाँ दूसरी तरफ गांव के सभी लोग भाग रहे होते हैं। उसका बेटा एहान और माया दोनों भी भाग रहे होते हैं और समझ नहीं आ रहा होता है कि कहाँ जाए। और सभी लोग परेशान हो रहे होते हैं कि चारों तरफ बैंडिट ही बैंडिट है, अब हम कहाँ पर जाए। और सभी लोग हार मान लेते हैं कि हम सरेंडर करते हैं, हम सरेंडर करते हैं। पर जब आरिस के घर की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर सारे बैंडिट मरे हुए पड़े होते हैं। वो जल्दी से आकर देखते हैं कि इनको किसने मारा है। जब देखते हैं कि ये सब तो आरिस ने किया है तो वो कहते हैं कि क्या ये सब कुछ तुमने किया है। उसका बेटा एहान पूछता है कि पापा ये सब कुछ आपने किया है क्या। वो कहता है कि हाँ, मैंने इन सबको मार डाला है, अब ये लोग हमला नहीं करेंगे। सभी लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन उसकी बहू माया कहती है कि तो क्या हो गया, थोड़े से लोगों को ही तो मारा है, थोड़े से बैंडिटों को मार के इतना क्या उछल रहा है। जिस पर आरिस को बहुत गुस्सा आता है और उसे एक थप्पड़ लगा देता है और कहता है कि अपना मुंह बंद रखो। उसका बेटा कुछ कहने वाला होता है तो उसे भी चुप करा देता है और कहता है कि तुम्हारी जैसी लड़की कितनी गंदी है ना, एक तो मैंने यहाँ पे इतने सारे बैंडिटों को मारा, चारों तरफ बैंडिट ही बैंडिट है, और तुम फिर भी ऐसी बकवास बातें कर रही हो। और उसे खूब सुना देता है, जिस पर वो बेचारी रोने जैसे हो जाती है। अब गांव के सभी लोग पूछते हैं कि तुम्हारे पास कोई आइडिया है क्या। जिस पर वो कहता है कि हाँ, मेरे पास आइडिया है। हमारे पास में एक जनरल है जो कि यहाँ पर आई है, वो जख्मी है, मैं उसके कपड़े पहन करके उन लोगों को भटका दूंगा और अपने साथ में यहाँ से दूर लेके चला जाऊंगा, जिससे गाँव वाले सुरक्षित हो जाएंगे और मैं उन सबको मार डालूंगा। जिस पर गाँव वाले बहुत खुश हो जाते हैं। वो कहता है कि ठीक है, मैं अभी से ही प्लान जारी कर देता हूँ। अब वो अंदर जाता है और अंदर जा करके जनरल नैना के स्वॉर्ड्स वगैरह सारे शील्ड उतारने लग जाता है। वो कहती है क्या कर रहे हो। वो कहता है मुझे इसकी ज़रूरत है, ये करूँगा तो काम हो जाएगा। जिस पर वहाँ पर उसकी दूसरी वाइफ आ जाती है और वो कहती है कि आप क्या कर रहे हैं, और बताती है कि बाहर लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और बैंडिट बहुत ज़्यादा हमला कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा परेशानी खड़े कर रहे हैं। जिस पर वो कहता है कि ठीक है, और उससे कहता है कि प्लीज़ मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है, तुम जल्दी से अपना ये कवच वगैरह सब मुझे दे दो, जिससे मैं जा करके उनसे लड़ूंगा और उन्हें हरा दूंगा। जिस पर वो कहती है कि तुम ऐसा कैसे करोगे, अकेले नहीं कर पाओगे। वो कहता है कि हाँ, मैं ऐसा करूंगा, और जल्दी से उसके निकालने लग जाता है। तो उसकी वाइफ कहती है मैं भी हेल्प करूंगी, और जल्दी से उसके कवच वगैरह सब कुछ ले लेते हैं और वो पहन लेता है। वो कहता है कि अरे वाह, मुझे तो एकदम परफेक्ट फिट है। जिस पर नैना उसे देखती है और देखकर सोचती है कि कहीं ये किस्मत की बात तो नहीं है जो इसे सब फिट भी आ गया और ज़रूरत पे मदद भी कर रहा है। और अपना शील्ड निकाल करके देती है और कहती है कि ये एक खास तरह के मॉल है जिसे तुम इस्तेमाल कर सकते हो। जब तुम महल की तरफ पढ़ोगे तो वहाँ पर ये दिखा दोगे तो तुम्हें कोई भी रोकेगा नहीं, सबको लगेगा तुम मेरी जगह पर आए हो, और तो और तुम अपना काम आसानी से कर पाओगे। जिस पर वो कहता है कि थैंक यू सो मच, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए थ्याम।